हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमरीश आप सभी का ज्ञान सिंध कोचिंग क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज हम आपके लिए पुनः कक्षा 12 अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे, इससे पहले भी बहुत सारे हम आदर्श प्रश्न पत्र करा चुके हैं सिविक्स के। आज हम अगला प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, कौन सी क्लास का? कक्षा 12 का सिविक्स का लेकर आए हैं। अर्धवार्षिक ये 2025-26 का पेपर है। आज हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि 2025-26 में जो अर्धवार्षिक पेपर आया वो किस टाइप का आया है और उसके दिशा निर्देश क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के प्रश्न होते हैं, कितने विकल्पी होते हैं, कितने अति लघु। हालांकि अब तो आपको पता चल गया होगा कि इस प्रश्न पत्र में 10 विकल्पी होते हैं, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप होते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टाइप के होते हैं और क्या होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो ये तो हम देख लिए हैं। तो आज इसके साथ साथ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इसमें दिशा निर्देश क्या होते हैं, किस प्रकार का कैसे हमें ये प्रश्न पत्र को हल करना है, कैसे जो प्रश्न दिए उनके उत्तर लिखना है। और हम बात करते हैं कि विकल्पी कैसे लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका पर। अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उन पर बात करेंगे कैसे लिखना है, और लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखना है, कितनी लाइन में लिखना है, किस पैराग्राफ में, कितने पैराग्राफ में लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो कितने पेज में लिखना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। हाँ, आपसे हम पुनः निवेदन कर रहे हैं कि जिनके वहाँ स्कूलों में, विद्यालयों में अभी तक अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुई है वो इसे जरूर देखेंगे, और जिनके वहाँ हो गई वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पत्र अपने विद्यालय का अवश्य भेजेंगे। वो हम प्रश्न पत्र यहाँ पर कराने की कोशिश करेंगे और आप क्या करेंगे, अपना नाम और एड्रेस सहित व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। तो आइए देर ना करते हुए बात करते हैं जो हमें प्रश्न पत्र मिलेगा उसे हमें कैसे हल करना है। सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना और यहाँ पर अपना नाम डालना। अच्छा, ये मान के चलिएगा कि जो हम प्रश्न पत्र अर्धवार्षिक का सॉल्व कर रहे हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी लिए जाते हैं, चूंकि ये जो भी प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं इसमें जो प्रश्न होते हैं उनका सिलेक्शन बहुत ही अच्छा होता है। जो प्रश्न होते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिए जाते हैं। ये आपके लिए बोर्ड क्लासेस में, अर्थात जो बोर्ड पेपर होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बोर्ड पेपर आएगा कक्षा 12 का नागरिक शास्त्र का, तो आप ये ध्यान में रख के पढ़िएगा कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो बोर्ड पेपर होने वाले हैं 2026 में फरवरी में होने वाले हैं उनमें इसके बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। हम और आज यहाँ पर ये भी सीख लेंगे कि जब बोर्ड में आप वहाँ पर लिखने जाएंगे तो कापियाँ किस प्रकार से लिखना है, विकल्पी कैसे सॉल्व करना है, कौन से प्रश्न बाद में लिखना है, कौन से प्रश्न पहले लिखना है। अच्छा, बहुत विद्यार्थियों का ये डाउट होता है, सर अगर जैसे मान लेते हैं हम क्वेश्चन 1 साल किए, 2 साल किए, 3 साल किए, 4 साल किए और इसके बाद 5 साल किए, इसके बाद 6 पर आए, 6 हमें नहीं पता है लेकिन 7 पता है, क्या हम इसके लिए जगह छोड़ दें? आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना, इसे सॉल्व कर लेना, इसे कर लेना, इसे कर लेना, इसे कर लेना, इसे कर लेना है। यहाँ पर ये नहीं कि प्रश्नोत्तर नंबर 6 लिखेंगे उसे जगह छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम इसके बाद सीधे कौन सा सॉल्व करेंगे, 7। जब अगर कभी हमें याद हो जाएगा वो प्रश्न तो अगले में लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 6, प्रश्नोत्तर नंबर 6 और उसका उत्तर लिख देंगे। अभी ये जो भी आपके डाउट हैं उन सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा वेट कर लें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना और अपना नाम लिखना है, ठीक है। ये आपको पता है कि यहाँ पर ये कोड दिया गया होता है और इसका जो पूर्णांक होता है कितना होता है, पूर्णांक इसका 100 नंबर का होता है। जो नागरिक शास्त्र का पेपर होता है बोर्ड क्लासेस का अर्थात 12th का, वो कितने नंबर का होता है, 12th का ये 100 नंबर का होता है। और जो 100 नंबर का पेपर होता है उसका समय जो होता है वो 3 घंटे 15 मिनट। कितना, 3 घंटे 15 मिनट। अब हमें 3 घंटे 15 मिनट क्यों दिए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर कितना समय हमें यूज करना है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको पता है जो 15 मिनट स्टार्टिंग के दिए जाते हैं, 15 मिनट जो दिए जाते हैं, इस 15 मिनट में हमें क्या करना है, संपूर्ण प्रश्न पत्र के प्रश्नों को विधिवत पढ़ लेना है। क्या करना है, जो ये प्रश्न पत्र दिया है उसके सभी प्रश्नों को हमें क्या करना है, विधिवत पढ़ लेना है। कितने समय में, 15 मिनट में। और जो शेष 3 घंटे बच जाएंगे उन 3 घंटों में हमें सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका पर विधिवत लिखना है। विधिवत का मतलब अच्छी राइटिंग में लिखेंगे और लिखने का एक व्यवस्थित तरीका होता है। कौन सा व्यवस्थित तरीका है, साथ साथ में आज हम उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अब हम इस पर बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से दिशा निर्देश होते हैं। सबसे पहले ही दिशा निर्देश है
कौन सा है? कि निर्देश में बताया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हमें नंबर कितने लाने? हमें 100% नंबर लाने। 100% तभी हम नंबर ला पाएंगे जब हम सभी प्रश्न हल करेंगे। ऐसे थोड़ो कि इसमें कुछ कर दे कुछ छोड़ दे तो 100% नंबर आने वाले नहीं हैं। तो सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित किए गए हैं। जो भी प्रश्न होगा उसके आगे उसके सम्मुख अंक निर्धारित किए गए हैं कि ये प्रश्न आप जब हल करेंगे तो आपको इतने नंबर मिलेंगे। राइटिंग भी आपको व्यवस्थित लिखनी है। अच्छा, आप थोड़ा देखते हैं तो आप विकल्पी अगर देख पाए, सबसे पहले आपको कौन से प्रश्न मिले हैं? बहुविकल्पी। बहुविकल्पी कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब 1 से लगाकर 10 तक जो प्रश्न है वो कौन से हैं? बहुविकल्पी हैं। उसके नीचे देखते हैं, इसके बाद आप देखेंगे 11 12 13 14 15 16 और कौन से? 16 17 18 19 20। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि बहुविकल्पी के बाद जो प्रश्न आए हैं कौन से हैं? अति लघु उत्तरी प्रश्न है। कौन से हैं? अति लघु उत्तरी प्रश्न है। और अति लघु उत्तरी प्रश्न में कहां से हैं? 11 से 20 तक दिए हैं। उसके बाद लघु उत्तरी फर्स्ट टाइप के प्रश्न है जो कहां से? 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है और कौन सा है? 26 है। इसके बाद लघु उत्तरी सेकंड टाइप के प्रश्न दिए, ये कितना है? ये 27 28 29 30 दिया है। उसके बाद 4 प्रश्न कौन से दिए हैं? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। और जो 4 प्रश्न दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए हैं, हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि इसमें से कोई एक करना है। 31 में या तो ये करना है या तो ये करना है। 32 में या तो ये करना है या फिर ये करना है। तो हमें ध्यान रखना, अगर ये हम कर दें तो इसे सॉल्व नहीं करना, अगर ये कर दें तो इसे सॉल्व नहीं करना है। अब शायद हम ये समझ गए होंगे थोड़ा बहुत कि मॉडल पेपर किस प्रकार का या पेपर किस प्रकार का आता है। इस मॉडल पेपर के थ्रू हम ये समझ गए होंगे कि जो भी हमें बोर्ड क्लासेस में या जब बोर्ड पेपर देने जाएंगे या अपने यहाँ जब होम एग्जाम होगा, कौन सा? वार्षिक होगा, अर्धवार्षिक होगा, प्री बोर्ड जो भी होगा, तो उसमें हम ये समझ पा रहे हैं किस प्रकार का प्रश्न पत्र मिलने वाला है। ध्यान रखना, जो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, कौन से? लघु उत्तरी जो प्रश्न होते हैं इन्हें कहता है कि 10 वर्ड में। ये बताया जाता है कि आपको कितने वर्ड में करना है? 10 शब्दों में करना है। 10 शब्दों का मतलब बताया जाता है कि एक वाक्य में करना है, अर्थात एक लाइन में करना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि क्या हम इसे 2 लाइन में नहीं लिख सकते? हाँ, आप इसे 1 में लिख सकते हैं। अगर 1 में आंसर नहीं आ रहा तो 2 में कर सकते हैं, 2 में, 3 में कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि 10 शब्द में ही लिखेंगे, 10 शब्द से ज्यादा हो रहे हैं तो हम लिखना बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप इस 10 को 20 में लिख सकते हैं, 25 तक लिख सकते हैं, उसमें ऐसी कोई समस्या होने वाली नहीं है। जब तक आपका उत्तर कंप्लीट नहीं हो जाता है, मान लेते ये लिखें कि 1962 में किस क्षेत्र के लिए भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। हम उत्तर लिखना शुरू किए, अब यहाँ पर 10 शब्द एक ही लाइन में हो गए। क्या आप दूसरी लाइन नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अगर आपका आंसर नहीं कंप्लीट हो रहा तो आप दूसरी लाइन से भी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद आप ये देख पा रहे हैं कि जो अगला कौन सा लघु उत्तरी प्रश्न है, तो लघु उत्तरी प्रश्न फर्स्ट टाइप का प्रश्न होता है। ये बताता है कि लगभग इसे आपको कितने शब्दों में? 50 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है? 50 शब्दों में लिखना है। इसके बाद जो ये प्रश्न होते हैं, कौन से? लघु उत्तरी सेकंड टाइप के प्रश्न होते हैं। इसमें कहता है कि आप इसको लगभग कितने में? 100 से 125 शब्दों में, 100 से 125 शब्दों में लिखना है। इसके बाद जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं, इसमें कहता है कि आप इसे लगभग 250 अर्थात 250 शब्दों में, कितने शब्दों में लिखना है? इसे लगभग 250 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसे 250 शब्दों में। 250 शब्दों का मतलब आप मोटा मोटा लगा सकते हैं कि 2-2.5 पेज, 2.5 से 3 भी हो सकता है, 3 पेज तक लिख सकते हैं। अर्थात ये मान लेते पेज है तो इस पर लिखेंगे, अगले पेज पर लिखेंगे और अगले पेज पर, 3 पेज लिख सकते हैं आंसर इसमें। क्योंकि जो 3 पेज पर लिखेगा उसमें फुल में फुल नंबर मिलेंगे, क्योंकि कितने नंबर का? 8 नंबर का है। जरा सोचिएगा, 8 नंबर का है। ये नहीं करना हम 1 पेज लिख दे बस हो गया, उसमें 8 नंबर मिलने वाले नहीं है। अब आइए देखते हैं, अब देर ज्यादा ना करते हुए बात करते हैं विकल्पी के बारे में। कह रहा है संघ का विघटन। संघ का मतलब किसका विघटन? ये कह रहा है सोवियत, सोवियत संघ। सोवियत संघ का मतलब किसका? यूएसएसआर का। तो आपको पता है यूएसएसआर का जो विघटन हुआ है ये कब हुआ था? ये 1991 में हुआ था।
कब हुआ था? 1991 में। और यहां से जब इसका विघटन हो गया था सोवियत संघ का, तो जो भी यूएसएसआर था वो 15 गणराज्यों में टूट जाता है। कितने गणराज्यों में? 15 गणराज्यों में टूट जाता है। उसमें जो मुख्य होता है वो मुख्य कौन होता है? मुख्य रूस होता है। ठीक है। जब सोवियत संघ का विघटन होता है, कब होता है? 1991 में, जिसे यूएसएसआर कहते हैं। इसका विघटन कब हो जाता है? 1500 15 राज्यों 15 गणराज्यों में हो जाता है। कब होता है? 1991 में। और मुख्य जो इसका भाग बचता है कौन सा होता है? रूस होता है। कौन होता है? रूस होता है। और इसके बारे में जानकारी, उस समय अगर देखा जाए तो रूस के या सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे वो मिखाइल मिखाइल गोरवा चेव थे। कौन थे? मिखाइल गोरबाचेव थे। जब वहां पर क्या हुआ? 1991 में इसका विघटन हुआ, तो इन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। क्या कर दिया था? इस्तीफा। और इस्तीफा कब दिया था? 1991 में रिजाइन कर दिया था। इन्होंने रिजाइन किया और यूएसएसआर का 15 गणराज्यों में विघटन हो गया था। ठीक है। कितने गणराज्यों में? 15 गणराज्यों में विघटन हो गया था। उसकी मुख्य भूमि थी वो कौन सी? रूस उसके बाद बनी। और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोरबाचेव। और इस्तीफा दिया जब इन्होंने, तो इसका विघटन हो गया। ध्यान रखेंगे। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि इसके विघटन के कारण क्या थे। तो हम इससे पहले लेक्चर में, कौन से लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं? द्विध्रुवता का अंत। द्विध्रुवता का अंत में हम पढ़ चुके हैं कि क्या पढ़े हैं? कि 1991 में किसका? सोवियत संघ का विघटन विघटन के कारण पढ़े हैं। और परिणाम पढ़े हैं कि परिणाम क्या हो। परिणाम तो आप देख पा रहे हैं कि ये कितने गणराज्यों में? 15 गणराज्यों में टूट गया। और ये पढ़े थे कि ये जो विघटन है उसके जिम्मेदार किस हद तक मिखाइल गोरबाचेव थे। तो आप एक बार उस लेक्चर में जाएंगे, द्विध्रुवता का अंत आप डालेंगे, सर्च करेंगे कि द्विध्रुवता का अंत ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस, वहां पर आपको ये मिल जाएगा द्विध्रुवता का अंत। उसमें व्यवस्थित रूप से बताया गया कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, द्विध्रुवता का अंत कैसे होता है और उसके कारण परिणाम, और बताया गया कि किस हद तक कौन जिम्मेदार था। कौन? मिखाइल गोरबाचेव। तो अब जरा देखते हैं संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। संघ का मतलब सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। तो हम ध्यान रखेंगे सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है? 1991 में। समझ में आया? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है? 1991 में। अब बात आ गई, इसे लिखेंगे कैसे। एक बार आप देख लें, पूरी जानकारी देख लें। क्या देख लें? कि 1991 विघटन हुआ यूएसएसआर कितने गणराज्यों में? 15 में। मुख्य भूमि कौन? रूस। और उस समय के राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचेव, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद 1991 सोवियत संघ का विघटन, कारण परिणाम, और इसके बाद यहां पर किस हद तक जिम्मेदार थे। ठीक है। अब इसके बाद लिखें कैसे। हमें आंसर तो पता चल गया, कौन सा आंसर है? हमें आंसर पता चल गया, इसका आंसर कौन सा है? गा है। तो लिखेंगे सबसे पहले, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, यहां पर एक हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर, कौन सा? प्रश्नोत्तर नंबर 1। कौन सा लिखेंगे? 01। और इसमें कौन सा सही है? इसमें गा सही है, तो लिख देंगे गा। और कितना? 1991 में। आया समझ में कि कैसे हमें लिखना है व्यवस्थित रूप से। सबसे पहले यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 1 गा 1991 में लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला। कह रहा है चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो किसने? चीन ने भारत पर 1900 कितने में? 1962 में आक्रमण किया था। कब? 1962 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उस समय क्या हुआ? चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1992 में। किस क्षेत्र के लिए हुआ था आक्रमण? तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें 2 क्षेत्र शामिल थे। एक तो अक्साई चीन,
अक्साई चीन जो भारत का क्षेत्र है, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश का इलाका, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन से क्षेत्र, एक तो अक्साई चीन, अक्साई चीन कहां पर है, तो आप मैप में अगर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार, ये जो क्षेत्र है किसका है, अक्साई चीन का, ये वाला क्षेत्र किसका है, अक्साई चीन का क्षेत्र है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप मैप यहाँ का देखेंगे कुछ इस प्रकार है, तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र इस क्षेत्र के लिए हुआ था। तो ये आक्रमण कब हुआ था, 1962 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आक्रमण क्यों हुआ था, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र को लेकर हुआ था। तो हम देखेंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 1962 हो जाएगा। अब इसे लिखेंगे कैसे, फिर वही करेंगे, यहां पर कितना क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रश्न उत्तर, लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर कितना 2, और इसका कौन सा सही है, तो इसका सही है घा, लिखेंगे घा, और 1962 यही सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखना है समझ गए। इसके बाद देखिए आसियान, तो हम आसियान के बारे में हम लेक्चर में पहले ही पढ़ चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो एक बार पढ़ लेंगे। आसियान के बारे में हम पहले ही इसके बारे में व्यवस्थित बात कर चुके हैं। किसके बारे में बात कर चुके हैं, आसियान के बारे में बात कर चुके हैं। तो देखते हैं आसियान का निर्माण क्यों हुआ, आपको पता है, क्योंकि कौन से चैप्टर में पढ़े थे, ये हम पढ़े थे सत्ता का समकालीन या वैकल्पिक, दोनों आ जाता, समकालीन केंद्र। तो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र या समकालीन केंद्र में आपको बताए थे इसमें कौन कौन से हो जाएंगे। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में एक तो बताया गया था कौन सा, यूरोपीय यूनियन बताए थे। दूसरा कौन सा, आसियान के बारे में चर्चा किए थे। आसियान जो दक्षिण पूर्व एशिया में देश उपस्थित हैं उनका एक क्षेत्रीय संगठन है, आसियान के बारे में बात किए थे। और किसके बारे में बात किए थे, चीन की अर्थव्यवस्था, जापान के बारे में बात किए थे, जापान, और किसके बारे में, चीन के बारे में बात किए थे। तो इसमें हम 4 के बारे में पढ़े, एक तो यूरोपीय यूनियन, आसियान के बारे में, जापान के बारे में, और चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में। ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है। तो वहां पर हमने बात की थी कि जो आसियान की स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1967 में। और स्थापना के समय इसके संस्थापक देश जो थे वो कितने थे, 5 थे। उसके बाद 5 इसमें और देश शामिल हुए, तो टोटल कितने देश हैं इसमें, 10 देश है। ये कहाँ का आसियान ग्रुप है, तो आप ध्यान रखेंगे कहाँ का है, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने, कितने देशों ने, 5 देशों ने मिलकर 1967 में किसका निर्माण किया, आसियान का निर्माण किया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण कब हुआ, 1967 में। अगला दक्षेस क्या है, तो दक्षेस के बारे में अगर बात करें जिसे हम सार्क बोलते हैं, तो ये दक्षेस जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, 1985। जैसे आसियान है वैसे दक्षेस भी है। दक्षेस भी एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका स्थापना का उद्देश्य क्या क्या है, तो इसका स्थापना का उद्देश्य जो क्षेत्रीय उद्देश्य होते होंगे, जैसे कौन से, व्यापार उद्देश्य होगा, राजनीतिक उद्देश्य होगा, और कौन सा होगा, सांस्कृतिक उद्देश्य होगा। तो ध्यान रखेंगे दक्षेस का निर्माण कब हुआ या इसकी स्थापना कब हुई, 1985 में। इसके बाद कह रहा है क्या बोल रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का अंग, संयुक्त राष्ट्र का अंग है, कौन सा अंग है, सुरक्षा परिषद, हाँ संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद अंग है। सचिवालय, सचिवालय भी अंग है। महासभा, महासभा भी अंग है। तो इसका मतलब इसमें तीनों सही हो जाएंगे। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र के जो अंग हैं वो 5 अंग हैं। कितने अंग हैं, 5 अंग हैं। तो एक सुरक्षा परिषद हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, सचिवालय हो गया, तीसरा महासभा हो गया, एक है न्याय परिषद, कौन सा, न्याय परिषद। ये तो 4 हो गया, 5। आपको क्या करना है, एक ये सुरक्षा परिषद, दूसरा सचिवालय, तीसरा महासभा, चौथा ये हो गया। आपको 5वां कमेंट बॉक्स में बताना है कि 5वां इसका अंग कौन सा है। समझ में आया क्या करना है, 4 तो यहाँ पर हो गए, एक तो सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, एक तो न्याय परिषद हो गया। आपको बताना इसका 5वां अंग कौन सा है। इसका मतलब हमें ये भी पता, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, इनमें से सभी। तो इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा, घा वाला सही हो जाएगा कि इनमें से सभी होंगे। ठीक, अगला देखते हैं।
6 नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है 6 नंबर में? 6 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हम ध्यान रखेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन का निर्माण कब हुआ? अक्टूबर में। कितने अक्टूबर को? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। क्यों हुआ था इसका निर्माण? जब द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार का जब समापन हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार का समापन हुआ था, तब इसका निर्माण किया गया था। क्यों किया गया था? जिससे विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो इस संस्था का निर्माण क्यों किया गया था? कि जिससे विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे, और इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। कब? 24 अक्टूबर 1945। तो जरा देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ किस तिथि को मनाया जाता? तो किस तिथि को मनाया जाता होगा? किस तिथि को मनाया जाता होगा? ये 24 अक्टूबर को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पर संधि हस्ताक्षरित हुई थी। कब? तो हम ध्यान रखेंगे कब हुई थी? 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। एक बार फिर से देख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प है, पूछ लेता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प है, बहुत ज्यादा। आप देखेंगे, अगर पहले के सेट सॉल्व करेंगे, 2024 के हो गए, 23 के हो गए, 25 के हो गए, तो उन सब में ये विकल्पी बार बार रिपीट होते हैं। तो थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि रिपीट होते, थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम में आने वाले हैं या आएंगे जरूर। तो हम पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे यही हो गया इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको इसमें हम बताएं कि 4 तो हम बता देंगे, कौन सा? एक 5वां अंक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये ध्यान रखना कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है, पृथ्वी सम्मेलन है, ये जो भी है, ये सब किस लिए किए गए हैं? पर्यावरण सुरक्षा के लिए। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा कितनी जरूरी है, कितना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, वैश्विक तापन कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये किस लिए प्रोटोकॉल है? क्योटो प्रोटोकॉल पर्यावरण के लिए। अगला, वैश्वीकरण का अपरिहार्य कारण है, तो कौन सा? एक तो प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण का मतलब एक देश दूसरे देश से संपर्क में है, तो किस लिए? टेक्नोलॉजी के लिए है। आर्थिक विकास के लिए भी है, इसका मतलब इसमें दोनों सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं, कह रहा प्रौद्योगिकी और कौन सा? आर्थिक विकास, दोनों। तो हाँ, हम इस पर टिक करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से संपर्क में है। और किसके? अनेक देशों से, अनेक देशों से। एक दूसरे देश जो अनेक देशों से या आपस में जो भी संपर्क में है, उसके कारण कौन कौन से हैं? मतलब ये तो जरूर होगा टेक्नोलॉजी, और दूसरा कौन सा? आर्थिक विकास। तो इसमें ये भी सही, ये भी सही। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गा वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें एक तो सही नहीं कर सकते, दोनों सही हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? राज्य पुनर्गठन, ये विकल्पी हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस विकल्पी के बारे में इससे पहले भी हम पेपर में बात कर चुके हैं। उसमें पढ़े थे कि राज्य पुनर्गठन कब लागू हुआ था, कब हस्ताक्षरित किया गया था, और ये कब बनाया गया था। तो आपको क्या करना है, इसमें देख लेना है, और आपको सही इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि राज्य पुनर्गठन कानून जो है वो कब लागू किया गया था। आपके लिए आज 2 काम विकल्पी में छोड़े हैं। एक तो कौन सा? कि यूएन के अंग कौन से 4 बता दिए, और इसमें आपको क्या देखना, कब ये बनाया गया था आयोग, और इसका जो भी सिफारिशें थी वो कब लागू की गई थी। 2 आपको देख लेना और बताना इसमें सही कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हम बहुविकल्पी पर बात कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं किस पर? अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर अगर बात करें, जैसे औद्योगिकीय क्रांति के 2 कारण, तो औद्योगिक क्रांति के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड से शुरू हुई। तो इसके कारण कौन कौन से थे? एक तो कोई भी अगर उद्योग चल रहे हो तो उसके लिए हमें कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल कहाँ से आएगा? कृषि से आएगा। और दूसरा कारण कौन सा था? दूसरा कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा कारण था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो हम ध्यान रखेंगे, एक तो कृषि, क्योंकि हमें कच्चा माल की आवश्यकता है, और दूसरा कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला अगर देखें क्या कह रहा है? कह रहा है 1962 में किस क्षेत्र के लिए भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ? आपको अभी बताएं कि 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था। इसका कारण क्या था? तो इसके कारण 2 क्षेत्र थे। एक तो कौन सा क्षेत्र था? अक्साई चीन, अक्साई चीन,
और दूसरा कौन सा क्षेत्र था? अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र था। और कौन सा था? अक्साई चीन का। तो हम ध्यान रखेंगे कि कब युद्ध हुआ था? 1962 में। और किसके किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। कौन से क्षेत्र के लिए? अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र के लिए। इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कह रहा है? इसके बाद बोल रहा है कि श्रीलंका में संघर्षरत जातीय समूहों के नाम। श्रीलंका में मुख्यतः दो जाति पाई जाती हैं, एक तो सिंहली पाए जाते हैं, सिंहली, और दूसरा जो है वो तमिल है। एक तो सिंहली है और कौन है? तमिल है। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है? सिंहली है। और कम मात्रा में कौन है? तमिल है। तो हम ध्यान रखेंगे श्रीलंका में कितने जाति समूह पाए जाते हैं? दो। एक कौन सा? सिंहली है। और दूसरा कौन सा है? तमिल है। ज्यादा मात्रा में कौन है? तो ज्यादा मात्रा में सिंहली है, कम मात्रा में कौन है? तमिल है। ठीक है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? तो ये पूछ रहा, आपको पता है ये अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है ये नीदरलैंड के हेग में स्थित है। कहां पर स्थित है? नीदरलैंड के हेग में स्थित। इसे भी ध्यान रख लेंगे कि अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है वो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इसके बाद कह रहा है सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक सुरक्षा कवच से अभिप्राय ये है, जैसे हम समाज में रहते हैं तो हमें बहुत सारे आयामों से देखना होता है कि क्या हम सुरक्षित हैं। बहुत सारे आयाम हो गए। जैसे समाज में ये देखना होता है कि हमें डर का कोई माहौल तो नहीं है, सुरक्षा है या नहीं है। और भी बहुत सारे आयाम हो सकते हैं जिन आयामों से हमें सोचना है कि कोई डर तो नहीं है, क्या हम सुरक्षित हैं समाज में। जैसे पहनावा के मामले में हो गया, खान पान के मामले में हो गया, तो बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है भारत के मूल, क्या बोल रहा है? कह रहा है भारत के मूल निवासियों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इनके लिए रेड इंडियन का उपयोग किया गया था। रेड इंडियन का ध्यान रखेंगे कि जो भारत के मूल निवासी थे उनके लिए कौन सा शब्द का उपयोग किया गया था? रेड इंडियन शब्द का उपयोग किया गया था। इसके बाद क्या कह रहा है? हाँ, इसके बाद कह रहा है WTO का पूरा नाम लिखो। तो W का मतलब वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब होता है विश्व, हिंदी में अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन। क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन। तो हम ध्यान रखेंगे जो WTO है उसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन। अब ये विश्व व्यापार संगठन क्या करता है? तो विश्व व्यापार संगठन ये काम करता है कि आपस में देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देता है, कैसे व्यापार करना है, कितना टैरिफ लगाना है, इन सब के बारे में गाइडलाइन जारी करता है। तो WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन। इसके बाद अगर अगला, अच्छा कैसे लिखना है, जैसे इसके बारे में बात करें तो हमें लिखना है प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर नंबर, कौन सा प्रश्न उत्तर नंबर? ये 17। तो इसमें हमें लिखना है कि WTO बराबर वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखना है विश्व व्यापार संगठन के बारे में। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर अगर चले तो क्या कह रहा है? अगला कौन सा है? अगला 18 नंबर में है। कह रहा है राष्ट्र के निर्माण की दो चुनौतियां बताइए। तो राष्ट्र निर्माण की दो चुनौतियां, जैसे भारत की बात करें तो उस समय कौन सी दो चुनौतियां थी? एक तो आपको पता था कौन सी चुनौतियां थी? एक तो उस समय की चुनौती थी एकीकरण। राष्ट्र निर्माण में अगर भारत की हम बात करें तो उस समय की मेन चुनौती कौन थी? एकीकरण। क्योंकि 552 रियासतों को आपस में जोड़ना एक प्रमुख समस्या थी। और दूसरा कौन सी थी? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता अर्थात हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा था उस समय, हिंदू मुस्लिम हो रहा था। तो और भी कौन से हैं? और भी हो सकती हैं चुनौतियां। एक तो लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र को स्थापित करना।
और उस समय की अगर समस्या देखें तो समस्या कौन सी थी? चुनाव करवाना। और कौन सी समस्या हो सकती है उस समय की? एक तो गरीबी भी थी। तो हम देख पा रहे हैं इसमें दो नहीं बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं। एक तो रियासतों का एकीकरण अर्थात भारत का एकीकरण, दूसरा सांप्रदायिकता हो गया, और लोकतंत्र को स्थापित करना, और चुनाव करवाना, और गरीबी, ये सब प्रमुख समस्याएं उस समय विद्यमान थी। इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है ये दिसंबर 1885 में हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1885 में हुई थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिसंबर 1885 में। अगला कह रहा है, कह रहा ताशकंद समझौता कब और किसके बीच हुआ? तो ताशकंद समझौता आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध 1965 में हुआ था। इसके एक साल बाद 1966 में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री जो भारत के, वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। इसके जस्ट एक साल बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। और ताशकंद समझौता जो दो देशों के बीच युद्ध हुआ था, किसके बीच? भारत और किसके बीच? पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसी के बारे में समझौता है, कौन सा? ताशकंद, जो कब हुआ था? 1966 में हुआ था। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सोवियत संघ एवं संयुक्त राष्ट्र की अमेरिका की अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंतर बताइए। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है फर्स्ट टाइप के। तो अगर हम देखें सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन से टाइप की थी? एक तो समाजवाद के टाइप की थी। समाजवाद का मतलब समाजवादी या कौन सी? साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। साम्यवादी का मतलब है कि जो भी संसाधन होंगे उन सब पर किसका कंट्रोल होगा? उन सब पर सरकार का कंट्रोल होगा। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। कैसी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जो भी उद्योग हैं या संसाधन हैं उन पर किसका नियंत्रण होगा? उन पर निजी लोगों का नियंत्रण होगा। किसका होगा? निजी लोगों का नियंत्रण होगा। ठीक है, अगला देखें। अब आप प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं, आप करने की कोशिश करिएगा। इसमें जैसे पूछा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में लोकतंत्र की स्थापना के मार्ग में कौन कौन सी चुनौतियां हैं? अभी जैसे आपको बताए थे कौन कौन सी बाधाएं हैं। एक तो कौन सी है? गरीबी है, और निरक्षरता है, और कौन सी है? निरक्षरता है, गरीबी है, और कौन सी है? और अगर बात करें गरीबी निरक्षरता और भ्रष्टाचार भी है, भ्रष्टाचार हो जाएगा। इस समय अगर देखें तो लोकतंत्र की स्थापना में कौन कौन सी समस्याएं? गरीबी, निरक्षरता और भ्रष्टाचार जैसी हैं। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है 23 नंबर में, कह रहा है कि एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का आकलन कीजिए। तो इस संयुक्त राष्ट्र का मतलब ये यूएन की बात कर रहा है। अब सबसे पहले यूएन बनाया कब गया था? तो अभी हम देखें ये 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? तो इसीलिए बनाया गया था कि विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। किस लिए बनाया गया था? कि विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बनाया गया था। क्यों? कि जिससे विश्व में, कहां पर? विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे, विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके बाद क्या है? इसके बाद विकेंद्रित नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विकेंद्रीय नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका मतलब विकेंद्री का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर कहीं पर कुछ निर्णय लिया जाता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है। अगर किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेना है तो हो सकता सिर्फ ए निर्णय ले, हो सकता सिर्फ बी ले,
हो सकता सिर्फ सी ले, लेकिन ऐसा ना हो, ऐसी अगर व्यवस्था आ जाए कि सिर्फ कोई एक निर्णय ना ले, अगर एक निर्णय लेगा तब तो ये व्यवस्था या नियोजन कौन सी हो जाएगी, केंद्रीकरण, अर्थात सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। अगर ये निर्णय एक ना लेकर जितनी भी संस्थाएं हैं आपस में समन्वय बना के फिर निर्णय लेते हैं तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, विकेंद्रीयकरण होते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसका मतलब अब निर्णय लेने की जिम्मेदारी या निर्णय लेने की शक्ति किसी एक के पास नहीं है, दो या दो से अधिक के पास है, या आपस में समन्वय की भावना बन गई है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, कह रहा नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख, नेहरू के विदेश नीति की प्रमुख उद्देश्य कौन थे। तो प्रमुख उद्देश्य में सबसे पहले नीतियां कौन कौन सी थी देखते हैं। तो नीतियों में अगर देखें तो कौन सी थी, गुट निरपेक्षता, मतलब किसी की पिछलग्गू नहीं बनना है, और कौन सा, पंचशील सिद्धांत। तो पंचशील सिद्धांत में क्या था कि एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार रखना। तो उद्देश्य मेन तो यही थे कि एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, किसी की संप्रभुता को ना उसमें दावा करना, और दूसरा शांति व्यवस्था बनाए रखना, किसी के पिछलग्गू ना बनना, किसी गुट में शामिल ना होना। 1974 की रेल, अगला कह रहा है 25 हो गया, 26 कह रहा हूं 1974 की रेल हड़ताल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद कौन से प्रश्न है, लघु उत्तरी सेकंड टाइप के प्रश्न है। देखते हैं इसमें कौन कौन से टाइप के प्रश्न आते हैं। जैसे सबसे पहले क्या, भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्तमान समय में क्या विवाद है। अच्छा, अभी आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसका मतलब अगर अब की बार देखा जाए तो जो बोर्ड पेपर होगा उसमें भारत और पाकिस्तान के विवाद संबंध से क्वेश्चन आना शायद अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आप पता है आपको कि अभी जब आतंकवादियों ने हमला किया था उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है, तो इसका मतलब एक करंट का मुद्दा हो जाता है। तो अब की बार जो बोर्ड पेपर होगा उसमें भारत और पाकिस्तान के विवाद और आतंकवाद को मिलाकर प्रश्न जरूर बन सकता है। तो आप अच्छे से भारत और पाकिस्तान के विवाद को पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन हो सकता है, आने की संभावनाएं इसकी बहुत ज्यादा है। अगला 28 नंबर में अगर देखें तो 28 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है मानवाधिकार आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा सत्र में किस प्रकार का निर्णायक है, समझाइए। मानवाधिकार का मतलब मानव के अधिकार कौन कौन से हैं, उनका हनन तो नहीं हो रहा, इसलिए एक संस्था बनाई गई मानवाधिकार। इसके बाद आतंकवाद, आतंकवाद कैसे लोगों के अधिकारों का हनन करता है, ये दो को मिलाकर एक में पूछ लिया, एक तो मानवाधिकार और दूसरा आतंकवाद। यही पूछा है कि विश्व में सुरक्षा सत्र में किस प्रकार निर्णायक है, अर्थात आतंकवाद लोगों के जो अधिकार है उनको किस प्रकार हनन करता है, उन अधिकारों का। अगला 29 में कह रहा, 29 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि पंचवर्षीय योजना, कौन सी, पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। पंचवर्षीय योजनाएं जो 5 वर्षों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसके बाद कह रहा है गरीबी हटाओ की राजनीति का वर्णन करो। तो गरीबी हटाओ, आपको पता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, किसने दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था, इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। तो ये कब की बात है, ये आपको पता 1970 के दशक की बात है, 1970 के दशक की बात है कि गरीबी हटाओ के नाम पर इंदिरा गांधी जी कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतकर उस समय आती हैं। अगला क्या कह रहा है, दीर्घ उत्तरी। तो हम लघु उत्तरी सेकंड टाइप की बात कर ले, दीर्घ उत्तरी पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप प्रश्न पूछता है और कैसे लिखना है, इन पर भी बात कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले 9 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 31 नंबर में इसके अथवा में पूछा, अथवा का मतलब या तो आपको ये करना है या फिर ये करना है। आसियान क्या है, अथवा में पूछा, अगर आपको ये मान लेते नहीं आता तो आप ये कर दें, क्योंकि इसमें थोड़ा यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक ही आयाम है लेकिन यहां पर बहुत सारे आयाम है। एक तो आसियान क्या है, तो आसियान के बारे में बताना है कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में आसियान का निर्माण हुआ है, और ये जो दक्षिण पूर्व में देश स्थित हैं उनका एक संगठन है। कितने देश हैं ये आपको बता देना, संस्थापक देश कितने थे, उसके बाद देश कितने हुए, इन सब के बारे में चर्चा कर देनी है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है आपको पहले ही पता कि द्विध्रुवता का अंत हुआ तो दुनिया एक ध्रुवता में प्रवेश कर गई। अब सत्ता का अगर देखा जाए या सुपर पावर देखा जाए तो सिर्फ एक देश था, तो अब उसकी जो
पावर थी उसको टक्कर देना, तो टक्कर देने के लिए किसका निर्माण हुआ? आसियान का। ये दक्षिण पूर्व जो एशियाई देश है उनका एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके बाद भारत किस प्रकार आसियान से संबंधित है, तो आपको हम बताए थे उसमें अलग अलग टाइमलाइन में कि भारत का संबंध कैसे कैसे आसियान के साथ बना है। अगला 32 नंबर, 31 में समझ गया, तो ये करना या ये करना है। और आप कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में ज्यादा आयाम है तो आप इसे करने की कोशिश करना। हालांकि ये भी सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पर शब्द कितने लिखने हैं? लगभग 250 शब्द लिखने हैं। 8 नंबर में प्रश्न आया तो मान के चलिए 3-4 पेज में हमें लिखना है। कितने पेज में? 3-4 पेज में। क्या कह रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो अभी तो बताएं, एक तो चुनाव में जैसे कौन कौन सी समस्या उस समय की थी, तो पहली बार चुनाव होने जा रहा था, तो एक तो ये समस्या थी कि कैसे चुनाव करा जाएगा इतने भारी देश में। दूसरी समस्याएं कौन थी? दूसरी समस्याएं ये थी कि निरक्षर लोग हैं, आखिर वो उन्हें कैसे पता चलेगा कि कैसे वोट करना है, ये समस्या थी। दूसरा वोटर लिस्ट वाली समस्या थी कि नामकरण इतने ज्यादा लोगों में नामकरण कैसे किया जाए। और कौन सी समस्या थी? गरीबी समस्या थी। लोकतंत्र को स्थापित करने में कौन सी समस्या? गरीबी थी। और बहुत ज्यादा लोग निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, ये भी समस्या थी। और उस समय आपको पता है कि भारत में बहुत ज्यादा गरीबी थी, निरक्षर लोग थे। और भारत अभी ही, जो भारत पहले संपूर्ण भारत यहाँ से यहाँ तक अभी 2 भागों में टूटा है। एक तो किसमें? पाक में, और दूसरा किसमें? भारत हो गया है। तो अभी भी यहाँ पर जब ये टूटा था तो उस समय अभी यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है, और दूसरा निरक्षर लोग बहुत ज्यादा हैं। और जो यहाँ पर पाकिस्तान है लगातार पहले ही जैसे अलग हुआ था, किस पर दावा करने लगा था? जम्मू एंड कश्मीर पे। और उस समय युद्ध भी हुए थे 1948 में, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए थे। तो वहां उस समय एक समस्या नहीं थी, बहुत सारी समस्याएं उपस्थित थी। अगला जो 32 है, तो 32 में हम देख ली, या तो ये हमें करना है, कितने नंबर का है? 8 नंबर का। अथवा या अगर ये नहीं करेंगे तो कौन सा? ये करेंगे। इसमें क्या कह रहा है? 32 नंबर में कह रहा है निशस्त्रीकरण क्या है? मतलब हथियार ना रखना, हथियार त्याग देना, इसका मतलब है। से आप क्या समझते हैं? संयुक्त राष्ट्र द्वारा निशस्त्रीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? तो आपको हम बताए थे एनपीटी सीटीबीटी के बारे में बताए थे, और रासायनिक हथियार निषेध जो भी यूएन के द्वारा सब लाए गए थे। तो यूएन के द्वारा समय समय पर अनेक अनेक प्रयास किए गए हैं। एनपीटी हो गया, सीटीबीटी हो गया, रासायनिक हथियार पर प्रतिबंध लगाना हो गया, तो इनके बारे में पहले व्यवस्थित चर्चा कर चुके हैं। तो अब आप यहां तक ये समझ पाए होंगे कि जैसे यहाँ पर दीर्घ उत्तरी में 2 प्रश्न होते हैं, तो उसमें ये करना या फिर ये करना है। और लघु उत्तरी सेकंड टाइप का होता है, इसमें आपको बताए थे कि ये लगभग कितने में? 125 शब्दों तक लिखना है। और ये कितने शब्दों में लिखना? ये 50 शब्दों तक। और ये एक लाइन में अति लघु उत्तरी वाला, और विकल्पी तो एक एक नंबर के होते हैं। आप लोग क्या करेंगे? जितने भी मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं बहुत ही व्यवस्थित करते रहेंगे। जितने भी मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं बहुत ही व्यवस्थित मॉडल पेपर आप करते रहेंगे। मॉडल पेपर से ये होगा कि आपको अनुमान लग जाएगा, पहले से बहुत अच्छे से अनुमान हो जाएगा कि आप जब बोर्ड पेपर में जाएंगे तो आपके सम्मुख किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्योंकि आप उसका फॉर्मेट पहले से बार बार बहुत बार देख चुके हैं। तो आपके मन में पहले से रटा होगा कि हाँ इतने विकल्पी होंगे, इतने अति लघु होंगे, इतने लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, इतने लघु उत्तरी सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे, और इतने दीर्घ। तो वहां पर कुछ भयानक लगने वाला नहीं, क्योंकि आप तो रेगुलर सॉल्व कर रहे हो। तो वहां जैसे आप यहां सॉल्व करो ठीक उसी प्रकार आप अच्छे से वहां व्यवस्थित आंसर लिख सकते हैं। तो आप जितने भी मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं सबको व्यवस्थित तरीके से देखें, और उसके विकल्पी तैयार कर ले। छोटे छोटे प्रश्न जो हैं वो तो पहले ही आपको तैयार कर लेना है। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर में और किसी अन्य वीडियो के साथ। देखते हैं। और आप लोग क्या करेंगे, इससे पहले जो भी नागरिक शास्त्र के लेक्चर कराए गए हैं, जैसे द्विध्रुवता का अंत कराया गया है, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र के 2 लेक्चर कराए गए, उन सबको आप व्यवस्थित पढ़ लेंगे। वहां पर 60 तरीके से बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस किस प्रकार, जैसे द्विध्रुवता का अंत तो 1945 से 1991 के बीच जो विश्व की कहानी वो बताई गई है। सत्ता का वैकल्पिक केंद्र का मतलब जब 1991 के बाद क्या हो जाता, द्विध्रुवता का अंत हो जाता है, उस समय जो संपूर्ण विश्व है वो एक ध्रुवता की ओर चली जाती है। संपूर्ण विश्व एक ध्रुवता की ओर, अर्थात सुपर पावर कौन हो जाता है? अमेरिका हो जाता है। तो अब इसकी शक्तियों को कौन टक्कर देगा,
कौन शक्तियों को संतुलित बनाएगा? तो शक्ति का वैकल्पिक केंद्र के रूप में कौन कौन उभर कर आता है? एक तो यूरोपीय यूनियन। अब यूरोपीय यूनियन का निर्माण क्यों होता है हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों जो वर्ल्ड वार हुए थे वो यूरोप की भूमि पर हुए थे। तो यूरोप की भूमि पर होने के कारण यूरोप का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। यूरोप के देश आपस में बैठे, उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करते हैं कि ऐसा कोई संगठन बनाते, ऐसा कोई गुट बनाते हैं कि जिससे ये हम गुट बना लें कि अब हम यहाँ यूरोप की भूमि पर कुछ ऐसा होने वाला नहीं, शांति व्यवस्था बनी रहेगी, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से चलती रहेगी। उसके बाद यूरोपीय यूनियन हो गया। आसियान, आसियान जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। उसके बाद आपको पता है चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से चलती जा रही है, तो चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान हम पढ़े थे। और उसके बाद जापान के बारे में पढ़े थे कि जापान, जैसे आपको पता है कि 1900 कब 1945 में जब अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डाला था, उसके बाद जो चीन की अर्थव्यवस्था थी एकदम डामाडोल हो गई थी, काफी जान माल की हानि हुई थी। उसके बाद चीन ने किस किस प्रकार, आप देख सकते हैं उसकी अर्थव्यवस्था कौन कौन से तरीके से क्या क्या चालू किया, क्या क्या बनाया, कैसे बनाया, वहां के लोग कितने मेहनती अनुशासनशील हैं। तो आज चीन की अर्थव्यवस्था, आज जापान की अर्थव्यवस्था बहुत ही ऊंचाइयों पर है। तो हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में कौन कौन पढ़े थे? यूरोपीय यूनियन पढ़े थे, और किसके बारे में? आसियान के बारे में, और चीन का उत्थान कैसे हो रहा, स्पीड में क्यों हो रहा, क्या क्या कारण वहां पर हैं, और जापान के बारे में पढ़े थे। तो फिर वही हम कह रहे हैं कि जितने भी मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं आप व्यवस्थित उन्हें करते रहिए, और मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर में। आप लोग यहाँ तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद। और आप लोग ये क्या करेंगे कि जो भी मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं अपने दोस्तों में इन्हें सेंड कर देंगे, जिससे वो भी देख पाए, उनका भी फायदा हो पाए। धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक बने रहे, मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर में।